वेरी वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं इकोनॉमिक्स सीरीज़ का पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ जिसका नाम है नेचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसके बारे में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में नेचर उसका क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के और भी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कि शुरुआत है आज, तो इसकी आज हम नेचर, स्कोप और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है मेरा नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसका नेचर क्या है? तो पहला पॉइंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस बिकॉज इट्स प्रिंसिपल नेचर आर अप्लाइड इन होल वर्ल्ड। बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो इसके नेचर है, वो पूरे के पूरे विश्व में अप्लाई किया जा सकता है। तो ये एक साइंस के नाम से जाना जा सकता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कैन बी टर्म्ड एज साइंस। सेकंड है बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस, दो साइंस होते हैं, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। तो पॉजिटिव साइंस हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पॉजिटिव साइंस वी स्टडी अबाउट व्हाट इज़, मतलब कि क्या है। हम पॉजिटिव साइंस में ये डिस्कस करते हैं कि क्या है, व्हाट इज़ इन सेमी कॉलन, इसका मतलब कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। एंड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स वी स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ फर्म सच एज कॉस्ट, प्रोडक्शंस एंड प्रॉफिट लॉसेस एक्सेट्रा. So what is the production, what is the cost, what is the profit and what is the loss? So if we include what is, the term what is in it, then it is said to be business economics as a positive science. And business economics is a normative science. Why should we consider a business economics is a normative science? We should consider the business economics as a normative science because in negative science, or we can say in normative science, we study about what ought to be. OUGHT, what ought to be, मतलब क्या होना चाहिए. Because every firm which takes the decision, so it study about the effect of the decision. What will be the effect of the decisions which are going to be taken by them? So उसका जो इफेक्ट है उसको एनालाइज करने के लिए भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प्स लेते हैं. तो व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए. नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट. ये एक कला भी है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट ऑल्सो. हाउ? We can say that business economics we study about the firms, and if the firms derives maximum amount of profit, so it is done because of efficient and effective use of resources, and effective and efficient use of resources comprises as an art. So business economics is an art. मतलब कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम किसी भी फर्म के बारे में डिस्कस करते हैं. तो कोई भी फर्म अपना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के लिए ही काम करती है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, और वो तभी होगा जब आप एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्स करेंगे, अच्छी तरीके से रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है उसका यूज़ करेंगे. और जब अगर आप इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स कर रहे हैं तो उसको यूज़ करना भी एक कला है, एक आर्ट है. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट ऑल्सो. तो ये थी बातें हमारी नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की. अब बढ़ते हैं हम स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की तरफ. पहला है डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग. मतलब अ फर्म बिल्ड्स अ प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स विथ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट. कोई भी फर्म अपना स्पेशल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इसीलिए करती है, उसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके. दैट्स वाई इसीलिए वो डिमांड का एनालाइज करते हैं और फॉरकास्टिंग के काम करते हैं. मतलब कि फ्यूचर में क्या डिमांड रहेगी, फ्यूचर में इसकी क्या प्रॉफिट होगी, उसका हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं. सो बाय डूइंग दिस अ फर्म सेव्स फ्रॉम बिजनेस रिस्क. ऐसा करने से वो रिस्क से बच जाता है. एंड आफ्टर एनालाइजिंग दे सी दीज थिंग्स कैन बी अप्लाइड इन प्रोडक्शंस, कि कौन कौन सी चीज़ हमको अप्लाई करने चाहिए रिस्क से बचने के लिए, और उन चीज़ों को हम प्रोडक्शंस में, अपने प्रोडक्शन में वो लोग अप्लाई कर देते हैं. तो वो लोग एनालाइज करते हैं और फोरकास्ट करते हैं इसकी मदद से. नेक्स्ट है कॉस्ट एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन एनालिसिस. Cost analysis and production analysis. It is written introduction, it is not introduction, it is production. Cost analysis and production analysis. In this we study that what will be the total cost of the product. What will be the total cost of the product? According to product cost, it is decided
सो एवरी फर्म ट्राइज टू रिड्यूस देयर प्रोडक्शन कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से डिसाइड की जाती है, तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट को सारी फर्म कोशिश करती है कि वो कम से कम हो, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट घटेगा, और प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो सेल्स घटेगी। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कम से कम आए, ताकि हम अपने प्रोडक्ट का एक वैल्यूएबल रेट रख सके, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी कवर अप हो जाए और हम प्रॉफिट भी कमा लें। तो हमको प्रोडक्शन कॉस्ट पर नियंत्रण, कंट्रोल रखना पड़ेगा। फिर है मेरा प्राइस एनालिसिस। एवरी फर्म शुड डिसाइड दैट प्राइस विच इज़ एप्लीकेबल इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक एवरी टाइप। कोई भी फर्म, सभी फर्म अपने प्राइस को डिसाइड करती है, जो कि उनके मोनोपोली केस में क्या प्राइस रहेगा और मोनोपोलिस्टिक केस में क्या प्राइस रहेगा। किसी भी प्रकार का मार्केट में उनका सिचुएशंस आ जाए, परफेक्ट आ जाए, इम्परफेक्ट आ जाए, मोनोपोली आता है, मोनोपोलिस्टिक आ जाए, तो इन सारे सिचुएशन में उनकी क्या प्राइस रहेगी, इस सारे प्राइसेस को वो डिसाइड करते हैं। तो एवरी फर्म इंक्रीज इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सो दैट इट कैन फेस ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड ऑब्स्टिकल्स। तो वो लोग अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी डिटर्मिनेशंस करते हैं, ताकि वो भविष्य में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स को आसानी से फेस कर सके। नेक्स्ट है मेरा प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एवरी फर्म हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बिकॉज दिस इज ओनली विच लीड्स टू द ग्रोथ। कोई भी फर्म अपने प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव रख के ही अपना प्रोडक्शन काम करती है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है उनके ग्रोथ और एक्सपेंशन का। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट हम टोटल कॉस्ट में से प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आता है। सो शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रन फर्म्स ऑल्सो थिंक्स अबाउट अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। जो भी हमारी शॉर्ट रन फर्म्स हैं, जो लॉन्ग रन में फर्म्स हैं, वो सभी के सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का काम करते हैं। तो प्रॉफिट मैनेजमेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी। नेक्स्ट है मेरा कैपिटल मैनेजमेंट। सो ड्यू टू द लाइफ स्पैन लॉन्गर ऑफ द फर्म कोलाबरेट लॉट्स ऑफ फंड्स इन हाई अमाउंट। क्योंकि जो लाइफ स्पैन रहती है फर्म की वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, किसी भी फर्म को अगर आप देखें तो वो फर्म जो रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा कर लेते हैं। सो दे कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ द फर्म एंड कैन डू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बाय बाइंग द एसेट्स। तो जो कि पैसे आ जाते हैं, उनके पास काफ़ी मात्रा में पैसे आ जाते हैं, तो वो अपने फर्म के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करते हैं और तमाम तरीके की एसेट, संपत्ति का परचेज करते हैं, जैसे मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, अलग अलग जगह पे अपनी फर्म्स की ब्रांचेस खोलते हैं। सो व्हेन द डिसीजन इज टेकन फॉर ग्रोथ ऑल टेकन बाय लॉट्स ऑफ डिस्कशन। कोई भी डिसीजन हम ग्रोथ के बारे में लेंगे तो उसकी डिस्कशन प्रॉपर ढंग से अब कंपनी के या उस फर्म के बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर्स के साथ डिस्कशन करके ही किसी भी प्रकार का कैपिटल से रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि एक बार अगर आप मनी इन्वेस्ट कर दिए, देन इफ द फर्म वांट्स टू विड्रॉ देयर मनी, देन इट कांट बी एबल टू ड्रॉबैक देयर मनी। क्योंकि अगर आप एक बार इन्वेस्ट कर दिए तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। इसी को कहते हैं हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हम उसे वापस नहीं ले सकते। नेक्स्ट है मेरा स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अ फर्म ओनली कैन कलेक्ट मोर एंड मोर प्रॉफिट व्हेन द फर्म स्टडी द नीड ऑफ कंज्यूमर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। एक फर्म प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकती है, वो तभी कलेक्ट कर सकती है जब वो अच्छी तरीके से कंज्यूमर के आवश्यकता को पहचान पाए, नीड को पहचान पाए, और उन्हीं की आवश्यकता या नीड के अनुसार ही अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगी, तभी वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। क्योंकि अगर फर्म उनके अनुसार प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करेगी तो बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे। सो इन द प्रीवियस एरा देयर वर ओनली लिमिटेड फर्म्स। पहले के दिनों में बहुत कम फर्म्स थी। सो कंज्यूमर आर बाउंड टू टेक द प्रोडक्ट विच दे आर प्रोवाइडिंग, बट नाउअडेज देयर आर लॉट्स ऑफ फर्म्स विच क्रिएट्स लॉट्स ऑफ ऑप्शंस फॉर कंज्यूमर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट है मेरा मार्केट रिसर्च। एवरी फर्म हैज़ एन ऑब्जेक्टिव दैट देयर प्रोडक्ट कैन यूज्ड बाय द कंज्यूमर। किसी भी फर्म का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर से यूज़ किया जाए फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक। सो बाय परफॉर्मिंग और बाय प्रोवाइडिंग बेस्ट प्रोडक्ट एंड डूइंग द रिसर्च वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द मार्केट। दे कैन गेट टू नो द क्वान्टिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू सेल। रिसर्च करके, अच्छी तरीके से मार्केट रिसर्च करके, कंज्यूमर रिसर्च करके, मैंने भी रिसर्च पे भी वीडियोस बनाए थे, मार्केटिंग वाले सीरीज़ में आप जाके देख सकते हैं। तो रिसर्च करके उनको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार का प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में मार्केट में बेचा जा सकता है। उसी के हिसाब से वो लोग अपना प्रोडक्शन
कैरी ऑन करेंगे। इसमें रिसर्च में वो कॉम्पिटिटर्स के बारे में, सेल्स के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं कि मार्केट में किस तरीके का कंपटीशन बिहेवियर आजकल चल रहा है। लास्ट है मेरा इकोनॉमिक पॉलिसीज़, which means that every firm has control upon their internal factor, that which product is to be produced, what will be the price of that particular product, and what will be the quantity which should be produced, so that less or minimum loss of products can be happen. It has control but also sees to the government monetary policy. कोई भी फर्म को अपनी पॉलिसीज इस तरीके से बनानी चाहिए कि अपना इंटरनल फैक्टर को देख के बनाए, तो कि वो क्या प्रोडक्ट्स कर रही है, क्या प्राइस पे प्रोडक्शन कर रही है, क्या प्राइस उनको चाहिए, किस क्वांटिटी में कर रही है, और गवर्नमेंट की उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या कोई मॉनेटरी पॉलिसी है। इन सब को देख के वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को डेवलप करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस ओनली द पॉलिसी ऑफ द फर्म कैन बी टेकन एनी स्टेप, कोई भी स्टेप वो इन पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के ही ले सकती है। अब बात आ जाती है मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें पहला आ जाता है मेरा माइक्रो नेचर ऑफ एनालिसिस, विच मीन्स व्हेन वी रीड अबाउट द इकोनॉमिकल वर्क ऑफ स्मॉल और एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द फर्म इज नोन एज माइक्रो नेचर एनालिसिस। मतलब कि अगर हम कोई भी इकोनॉमिकल वर्क किसी एक फर्म की या किसी एक फर्म की किसी एक पार्ट की अगर हम इसको पढ़ते हैं, उसके इकोनॉमिकल वर्क को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है कि हम माइक्रो नेचर एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल एक का डिस्कशन हो रहा है, एक फर्म का। अ बिजनेस मैनेजर इज़ यूजुअली कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन बिजनेस। कोई भी बिजनेस मैनेजर अपनी बिजनेस की अपनी प्रॉब्लम के बारे में कंसर्न रखता है, कि वो अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक के बारे में कंसर्न नहीं रखता, होल के बारे में नहीं रखता, बस एक अपनी फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन कोई अगर कलेक्ट करेगा तो वो माइक्रो नेचर ऑफ एनालिसिस कहा जाएगा, नहीं तो वो मैक्रो में चला जाएगा, MACRO। नेक्स्ट है मेरा इकोनॉमिक्स ऑफ द फर्म, इकोनॉमीज ऑफ द फर्म। In business economics, we read about the behavior of the firm, type of market structure, price, and output determination by a firm under different market structures are studied in it. मतलब कि हम इसमें behavior of the firm, market structure के प्रकार, price, आउटपुट क्या निकल रहा है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इट यूजेस द थ्योरीज ऑफ द फर्म एंड रिसोर्सेज एलोकेशन इन प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी। कुछ थ्योरीज हैं, कुछ रिसोर्सेज हम कैसे कैसे यूज़ करें उसके बारे में इसमें हम डिस्कशन करते हैं। फिर है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ ए नॉर्मेटिव साइंस, मैंने पहले भी बोला था इसको। इट टेल्स अस व्हाट शुड बी डन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, मतलब ये बताता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में हमें किस प्रकार का डिसीजन एक्शन लेना चाहिए, हमें ये बताता है। इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें इस बात का बताता है कि क्या करना चाहिए। इट इज़ कंसर्न विद व्हाट शुड बी डन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छी तरीके से ले सके, प्राप्त कर सके, ये भी हमें इस बारे में जानकारी प्रदान करता है। सो इट एक्सप्लेन्स व्हाट द फर्म शुड डू इन ऑर्डर टू गेट गुड रिजल्ट्स। फिर है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो यूजफुल, मतलब कि अ फर्म शुड ऑपरेट इट्स एक्टिविटी इन बेस्ट वे ओनली व्हेन द ओनर हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ माइक्रो and macroeconomics, because owner and management have no control on external factor, like they should know about the government policies, import and export policies, monetary policies, foreign policies, trade cycle, employment, all information should have by the firm's owner, सभी information firm के owner के पास होनी चाहिए। फिर decisions of managerial level, means the decisions like shape, size, cost, place of distribution, product की future policy should provide a way. These all are taken at upper level management. These decisions are taken by upper level management. So these decisions are taken in the business economics characteristics. And last is science and art, means since business economics is used as a systematic knowledge, therefore it is a science. ये बहुत systematic ढंग से इसके सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, तो ये साइंस है। जैसे कि साइंस में हम फैक्चुअल सिचुएशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, एट रियल साइंस में हम सेम टाइम पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इट डिटरमाइंस द आइडियल्स, क्या क्या आइडियल सेटअप किए जा सकते हैं फ्यूचर्स के सक्सेस पाने के लिए, और नॉर्मेटिव साइंस के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। और ये एक तरीके से आर्ट भी है, कला भी है, बिकॉज इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये हमें ये भी बताता है कि जो
इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है उसका अच्छी तरीके से कैसे यूज़ करें, किस कला से यूज़ करें कि उसका अच्छी तरीके से काम हो सके, तो ये एक आर्ट भी है। सो बाय सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट वे दे डू द बेस्ट विद लिमिटेड रिसोर्सेज। एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक मेथड निकाल के हम उस रिसोर्सेज को अच्छी पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। तो उस कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये एक कला है और इस कला को ये बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है। तो ये थी बातें हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो आज हमने डिस्कस की स्कोप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मनीष कुमार वन माई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू गेट ऑल इंपॉर्टेंट लेक्चर्स रिगार्डिंग BCom, and this is the first video of business economics series, and you will get all the remaining syllabus for business economics like this method in coming days. So till the time, do subscribe the channel and hit the bell icon so that you could get all the information about BCom subjects. Thank you.